हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं अपनी बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा असेंशियल इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हो अगर हमारी कोई भी फॉर्मुलेशन बननी है। सोचो, अगर हमारा कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन है, उसमें हमने कुछ डिसॉल्व किया है और वो नहीं डिसॉल्व हुआ है एज सच, तो क्या होगा? फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं बनेगी, वो इफेक्ट नहीं देगी वैसा जैसा आप चाहते हो या जैसा जिसने मैन्युफैक्चर किया है। ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो हमें इसमें ये समझना है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में कि क्या इम्पोर्टेंस है, सॉल्युबिलिटी क्या इम्पोर्टेंस रखता है फॉर्मुलेशन के बनने में, उसकी एफिकेसी प्रोवाइड करने में, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है उसको प्रॉपर कर सके। ठीक है, अब जैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्यों समझना है हमें क्यों अंडरस्टैंड करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्यों ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इफेक्टिवनेस नहीं शो करेगा तो उसको खरीदेगा कौन? सबसे पहली चीज़, चलो खरीदने की बात तो छोड़ो, उसका यूज़ क्या है? अगर उसका इफेक्टिव यूज़ ही नहीं है या इफेक्टिवनेस नहीं है तो उसका मार्केट में रह के यूज़ क्या है, क्यों है? फालतू में है वो। तो इसलिए अगर कोई चीज़ बनानी है तो एटलीस्ट वो हेल्पफुल और यूज़फुल हो। वेस्ट इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इसीलिए समझनी है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इंट्रैक्शन चलते हैं, साथ ही साथ क्या मैकेनिज्म है कि जिस वजह से ये इंट्रैक्शन जो हो रहा है वो प्रॉपर होता है। अब सॉल्युबिलिटी हमारा बहुत तरीके से हमने उसको देखना है या हम उसको देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या क्या उसकी रिक्वायर्ड प्रिसीजंस हैं। सबसे पहली चीज क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, आप मान के चलो लिक्विड हो गया, सबसे पहले लिक्विड मान लो, सॉलिड लिक्विड मान लो। ठीक है, अगर ये आपस में डिसॉल्व होना चाहे या एक तरीके से मिक्स होना चाहे, सॉल्युबलाइज्ड होना चाहे, तो किस बेसिस पर होगा? ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कंप्लीटली सॉल्युबल होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पूरी कंप्लीटली नहीं सॉल्युबल रहती हैं। जैसे वेरी सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसका अगर आप देखोगे ना, कितने पार्ट्स आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। अगर सॉलिड और लिक्विड की हम बात करें ना तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना पार्ट है। हमने सॉल्यूशन देखा है ना, सॉल्यूशन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? सॉल्यूट आता है, साथ ही साथ सॉल्वेंट आ जाता है। अगर ये आता है तो क्या सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में पूरा डिसॉल्व हुआ है या नहीं, वही चीज़ जो है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। वेरी सॉल्युबल, अगर लेस देन 1 पार्ट सॉल्वेंट नीडेड टू डिसॉल्व 1 पार्ट सॉल्यूट, यही समझना है कि कितना पार्ट हमें सॉल्वेंट के लिए या सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा एक पूरा पार्ट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये वेरी सॉल्युबल, बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। फिर वेरी फ्रीली सॉल्युबल की बात करते हैं। अगर 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट नीडेड टू डिसॉल्व 1 पार्ट सॉल्यूट, इस तरीके से समझो हमें कितना सॉल्वेंट का पार्ट चाहिए कि हम उसमें अपना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकें। उसी के बेसिस पर आपका क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वालिटेटिव में हमारा सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल, फ्री सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। अगर ये चीज़ें हैं, इससे आप ये समझ जाओगे कि हमारा जो मिक्सचर बना है या हमारी जो, ऐसे फॉर एग्जांपल सोचो हमारी कोई ड्रग है, हम उसको किस में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं? अपने किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपरली सॉल्युबल हो पाई है? ये हमें देखना पड़ेगा। अब वही चीज़ है, स्लाइटली सॉल्युबल हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। अब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का वो डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है,
मोल्स अपॉन लीटर। ये समझो मोलर सॉल्युबिलिटी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, मोलर के बारे में, मास, वॉल्यूम, सॉल्युबिलिटी, परसेंटेज, ये सब हमारे स्टोक्योमेट्री में हम कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं इसको। तो वहीं पे हमने देखा था कि मोलर सॉल्युबिलिटी, मोलर उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट रिक्वायर्ड होते हैं वो किस में डिसॉल्व होने चाहिए, हमारे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने चाहिए, या ऐसा समझो लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, तो वो हमारी मोलर सॉल्युबिलिटी हो गई। देन आपका मास वॉल्यूम सॉल्युबिलिटी आती है। मास वॉल्यूम सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट है, आप खुद देखो, मास का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ये सॉलिड की बात करने वाला है। कोई आपका सॉल्यूट जो है वो मास फॉर्म में है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में नहीं है वो, ठीक है, वो डिसॉल्व होगा आपके गिवन वॉल्यूम में। वॉल्यूम किसका होगा, आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। मान के चलो वो लिक्विड है, mg और ml में आपको फ़र्क पता है, बस उसी से मास वॉल्यूम सॉल्युबिलिटी आप पता कर सकते हो, आप लिख सकते हो। देन आपका परसेंटेज आता है। परसेंटेज में हम ये देखते हैं कि हमारा कितना अमाउंट सॉल्यूट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। अब जितना 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हुआ है या प्रेजेंट है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ परसेंटेज फॉर्म में। करेक्ट, इतना समझ गए? ये तो बहुत बेसिक है, आई गेस आपको सबको आता ही है, जितना मैं समझती हूँ। मेरे से तो आप सभी समझदार हैं, आई थिंक सो। तो ये समझ आ गया है। वो हमने नॉर्मली एक ब्रीफ नहीं, शॉर्ट समरी देखा था या शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन पे। हमारे सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ कैसा इंट्रैक्शन होता है जब हमारा एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उससे वो सॉल्यूशन तब बनता है या वो सॉल्यूशन डिटरमाइन करता है हमारी सॉल्युबिलिटी को। अब कुछ स्टेप्स हमें समझने पड़ेंगे जो हमारे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट में आते हैं, मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल का डी अटैचमेंट होगा, ठीक है, आपका सॉल्यूट, अरे सोचो यार, डी अटैचमेंट ऐसे समझो कि आप ना एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत टाइम तक साथ रहे हैं और फिर उनका डी अटैचमेंट हो रहा है क्योंकि उनको उससे ओवरकम करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, टॉक्सिसिटी आ जाती है, स्पार्क नहीं बचता, ये वो बहुत सारे वो होते हैं एग्जाम्पल्स। तो डी अटैचमेंट कैसे करना है, डी अटैचमेंट का ये होता है, आपका जो बल्क है, ठीक है, आपका बल्क में क्या है, हमारा सॉल्यूट है। बल्क में अगर हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसमें से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, आप बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हो, आपको अपने आप को वहां से निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एक ये बल्क सॉल्यूट को हम कहाँ से निकालेंगे, बल्क सॉल्यूट में से हम एक सॉल्यूट को सेपरेट कर लेंगे, या आप ऐसा समझो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल ये सेपरेट होकर आ गया है, तो हमें इसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कभी भी ब्रेकअप हो जाते हैं, अटैचमेंट्स इश्यूज हैं, डी अटैच करना होता है, तो आपके अंदर से एक फोर्स निकलनी चाहिए, एक एनर्जी आनी चाहिए। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करेगी कि आप उससे ओवरकम कर सको। ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हैं, चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, अभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो इनके यहाँ बल्क सॉल्यूट है ना, उनके बीच में भी ना क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूल मतलब ये समझो मॉलिक्यूल्स का खुद का भी एक कोई फोर्स है जिससे की वजह से वो साथ में अटैच है, उसको हटाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ये हो जाता है डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ वेकेंट साइट इन सॉल्वेंट आता है कि अब देखो, आपने बल्क सॉल्यूट से पार्टिकल सॉल्यूट, जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, उसको सेपरेट आउट कर लिया है, बट क्या हुआ, उनके बीच में कुछ ना कुछ वेकेंट या वेकेंसी रह गई है, कुछ ना कुछ स्पेस रह ही जाएगा। अगर आप यहाँ से इस पार्टिकल को यहाँ से हटा लोगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो रहेगा। अब इसको भरने के लिए सॉल्वेंट का जो एक तरीके से मॉलिक्यूल है वो फिर से रीअरेंज होता है। ठीक है, अब वो रीअरेंज होकर आप ऐसा समझो वहाँ पे एक फॉर्मेशन होती है वेकेंट साइट की इन सॉल्वेंट में। अब ये साइट क्या करती है, अकोमोडेट करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स को। ये समझ गए, फॉर्मेशन हो गया। अब आता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट में इंसर्शन। चलो वो डिटैच हो गया, सब हो गया, सब फिट हो गया, वेकेंट सीट सॉल्वेंट एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, सब कुछ वो उठ के जो करना था उसको डी अटैच होना था, हो गया, फॉर्मेशन होनी थी वेकेंट साइड की, वो हो गई। अब सॉल्यूट क्या करेगा, वहां जाके जो हमारा डिटैच सॉल्यूट था वो उस वेकेंट साइट पर जाकर फिक्स हो जाएगा सॉल्वेंट की।
ठीक है। अब होता है ना कि जैसे ब्रेकअप होता है उसके बाद एक फेज चलता है, कुछ लोग तो जिम जाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हेयर कट करा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है वो उस गैप को या उस होल को नई चीज़ों से फिल कर रहे हैं कि जिससे वो नॉर्मल हो जाए। चीज़ें भूली नहीं जाती बट स्टिल कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाती है। व्हेन यू विल मूव ऑन यू विल फील इट्स फॉर गुड ओनली। ठीक है, अब ये इंसर्शन है, यहाँ पे जो डिटैच था वो सॉल्यूट नई चीज़ों में फिक्स हुआ, तो वही चीज़ है, हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल था वो फिट हो गया वेकेंट साइड पे हमारे सॉल्वेंट में। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ होमोजेनस सॉल्यूशन का, हमारा जो फॉर्मेशन मिला, हमें रिजल्ट मिला होमोजेनस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, या एट द एंड प्रोडक्ट हमें होमोजेनस सॉल्यूशन मिल ही गया। ये बस इतना सा मैकेनिज्म है हमारे किसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। ठीक है, आपको भी तो पीस मिलेगा ना अगर आप अपने वेकेंट पार्ट को या उस गैप को फिल करते हो, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, करेक्ट। और ये फ्लो चार्ट है एक तरीके से, 1 by 1 किस तरीके से होता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, पहले ही बता चुके हैं किस तरीके से होगा। देन हम मूव करते हैं कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन कितने टाइप्स में होता है। ऐसा तो है नहीं, उनके बीच में अगर कुछ मैकेनिज्म है तो इंट्रैक्शन के टाइप्स भी होंगे। अब आयनिक इंट्रैक्शन है जिसमें हमारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, आयन की पेयरिंग हो सकती है। पोलर और नॉन पोलर इंट्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखेंगे हम, और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखेंगे। देन नॉन पोलर इंट्रैक्शन में वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। देन एम्फीफिलिक जो इंट्रैक्शन है वहाँ पे मिसल फॉर्मेशन होगी। करेक्ट। अब जब हमारा आयनिक इंट्रैक्शन है उसमें क्या होता है, हमारा जो आयनिक सॉल्यूट है, फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट है, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट मान लो, आप वाटर मान लो, अगर हम पानी में नमक को मिलाएं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो हमारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है कि जिसमें हमारा सॉल्वेंट डाइपोल्स जो है वो आयनिक सॉल्वेंट से, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट से इंट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए आयनिक इंट्रैक्शन में आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। देन आयन की पेयरिंग समझते हैं। अब इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो हम हाई क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा, वो आयन पेयर्स बनाना शुरू करेगा। ठीक है, आयन की पेयरिंग कैसे होगी, हमारे सॉल्यूट के ज़्यादा होने पर, या हमारा जब सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन में होगा देन ओनली आपको दिखेगा कि वहाँ पे पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, समझ गए। पोलर इंट्रैक्शन देखते हैं। पोलर इंट्रैक्शन में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसके बीच में बॉन्डिंग होना ज़रूरी है, देन ओनली वो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर हो पाएगी। अब इस इंट्रैक्शन को समझने के लिए उसमें क्या हमें समझना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होना। सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसकी वजह से सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक तरीके से ये सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगे सब्सटेंस, क्योंकि वहां बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने। अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ना थोड़ा सा वीक है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये एक कंट्रीब्यूशन देता है सॉल्युबिलिटी में। जैसे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आपको एज सच देखने को मिल जाएगा, राइट। अब जैसे नॉन पोलर इंट्रैक्शन में हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात की थी, इसमें हमारे वीक फोर्सेस होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में वीक फोर्सेस होगा, फॉर एग्जांपल आपका हेक्सेन, क्योंकि इसमें टेम्पररी डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में ये होता है, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, एग्रीगेट मतलब जैसे कोई भी हाइड्रोफोबिक है उसको वाटर नहीं पसंद है, वही होता है ना हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, उसको नहीं पसंद है, तो क्या होगा, वो ना एक क्लस्टर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। वो होता है ना लाइक थोड़ा वो बन जाएगा उसमें ग्रेप्स लाइक क्लस्टर फॉर्मेशन, एग्रीगेशन हो जाएगा वाटर में। अब जब लम्प्स बन जाएंगे, ऐसा समझो कि कुछ गुला ही नहीं, गोली सी बन गई है उसमें आपके पानी में, तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई ना फिर। तो वही चीज़ है हमारे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में, कि अगर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। एम्फीफिलिक इंट्रैक्शन है जिसमें मिसल फॉर्मेशन है। मिसल फॉर्मेशन आप ऐसे समझो कि हमारे जो एम्फिलिक
एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सर्फेक्टेंट्स, आपके सर्फेक्टेंट मिसल्स बनाते हैं, मिसल फॉर्म करते हैं वाटर में। अब इनका काम क्या है, ये ट्रैप करते हैं हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट को, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अपेरेंटली बढ़ जाती है। अगर हम देखें कि मिसल फॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगा, एक चीज़ याद रखना कि अगर जैसे हम इनका इंट्रैक्शन देख रहे हैं तो इंट्रैक्शन में एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या मिसल फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा। ये चीज़ ना थोड़ी सी ध्यान रखोगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस ओनली। एग्जाम में तो आपको पूरा आंसर लिखना है, बट पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है फिर भी। तो मिसल फॉर्मेशन ऐसा होता है जब वो ट्रैप करेगा, लाइक एक मिसल बनाएगा वाटर में, तो वो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अपेरेंटली बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारा हमारा इंट्रैक्शन था। अब कुछ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हैं जो हमको देखने हैं और हमें पढ़ने हैं। आपका आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स जो होता है वो आपको बताएगा कि एक मेजरमेंट क्या है आपके सब्सटेंस की सॉल्युबलाइज होने की, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस की मेजर कैसे करोगे, उसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर किया जा सकता है। तो वो कौन बताते हैं, हमारे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा ना हमने क्या पढ़ के आए थे अभी, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन था उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थे। ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये हमने, डीअटैचमेंट में, याद है कि डी अटैच कर रहे थे उनको सॉल्यूट सॉल्वेंट को। करेक्ट, वहीं पे जो हमने चीज़ देखी थी सेम उसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, उसके जैसा ही है। बस इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें थोड़ा सा इक्वेशन को देखना है, क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट कॉमन पैरामीटर है वो है हमारा हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, ये डिफाइन करेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन एंड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आइडियल सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है, एक ये तो चलो नॉर्मल है, इसमें तो आधों को समझ आएगा, आधे लोगों को नहीं समझ आएगा, बट एक चीज समझते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है वो आइडियली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है या नहीं। अगर उसे होना है तो उसके जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब पोलर है तो पोलर में होना चाहिए, पोलर सॉल्यूट है पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा बेटर वे में। तो ऐसा समझो वो होता है ना, अब यहाँ पे वो नॉर्मल लाइफ वाला फंडा मत लगा लेना, अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट नहीं है, यहाँ सेम वाला है। ठीक है, लाइक वाला है कि इसमें क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। पोलर अगर सॉल्यूट है तो हमारा पोलर ही सॉल्वेंट होना चाहिए, अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट है तो हमारा नॉन पोलर ही सॉल्वेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इससे हमें पता चल गया कि आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स को हमें देखना है तो आइडियल मैच वो होता है ना, आइडियल मैच क्या है आपका, इसी तरीके से इनका भी आइडियल मैच सेम है, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसमें हमें क्या देखना है, उसमें ये देखना होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट पार्टिकल के इर्द गिर्द रहेगा। वो होता है ना आगे पीछे डोलते हो, सेम यहाँ पे वही सीन है। हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट पार्टिकल के सराउंडिंग में रहेगा, जिसकी वजह से हमारा एक फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन का। तो ऐसे समझो सॉल्वेशन है। ठीक है, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, हमारा सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन जो होने वाला है उसमें ब्रेक डाउन होगा, उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। अब जैसे एनर्जी, नॉर्मली सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप सोचो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन में कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाए। फर्स्ट वन हमने पढ़ लिया। अब सेकंड में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन होने वाला है तो वहाँ पे एक स्पेस बन पाए, एक दूसरे के लिए स्पेस बना पाए ना, कि अच्छा ठीक है वहाँ शादी करके तो ले आए, कम से कम उसको जगह तो दो कबर्ड में कपड़े रखने की। सेम वही है, उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी चाहिए उसको, आपको एनर्जी लगा के दिमाग से सोच के अपना पूरा एक कबर्ड खाली करके देना है। सेम यहीं पे हमारा सॉल्वेंट भी वही करेगा, एक सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट के लिए स्पेस बनाएगा। अब फॉर्मेशन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का, तो हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
की वजह से इर्द गिर्द रहता है। आप ऐसे समझो हमारा ये A जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स है और ये किससे सराउंडेड रहता है, ये सराउंडेड रहता है हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से एक स्टेबल सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन हो पाएगा। अब जब ये होता है ना, यहाँ से एक एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है, करेक्ट। ये हम समझ गए कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन होना है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन कैसे ब्रेक होता है, और चलो ये तो ब्रेक हो गया, फिर फॉर्मेशन कैसे होगी, हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की जो फॉर्मेशन होने वाली है वो किस तरीके से होगी, ठीक है, ये वो हमने बता दिया इस तरीके से होने वाली है। अब सॉल्वेशन स्टेट्स आती हैं। सॉल्वेशन स्टेट में भी जैसे हमारा वो सॉल्युबिलिटी का स्टेट था सेम वैसे ही है यहाँ पे। सॉल्वेशन में फुल्ली सॉल्वेटेड रहेगा, हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसको इतना ऐसा सोचो अटैचमेंट हो गया है, इससे इतना लगाव है कि वो उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से उसके सराउंडिंग इर्द गिर्द, वो होता है ना ऑब्सेशन रहता है पहले पहले, तो ये फुल्ली सॉल्वेटेड में उसके आसपास ही रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा बिल्कुल उसको। फिर इनके बीच में एक मैक्सिमम इंट्रैक्शन होगा जिसको हम जैसे देखा है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैक्सिमम उसमें है। जब वो कंप्लीटली उसको सराउंड करने लगा है तो क्या वो होता है ना 24/7 बातें चल रही हैं, सेम ऐसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है, सॉल्यूट पार्टिकल को जाके सराउंड करके रखता है पूरे टाइम। पार्शियली सॉल्वेटेड में क्या होगा, अब वही हो गया। अब ये फुल्ली सॉल्वेटेड मान लो लव मैरिज है, पार्शियली सॉल्वेटेड पार्शियली ठीक है, हो गया ना। तो इसमें आप कुछ समझो, पार्शियली से तो समझ सकते हो ना, ठीक है हो गया, ओके फाइन, है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो वाला हिसाब है। तो जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो पार्शियली रहता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, मतलब आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना वो सिर्फ पार्शियली उसको सराउंड करेगा कि ठीक है अरेंज मैरिज होनी थी, उसको लाइक इतना देना था, घर वालों ने करा दी तो करना पड़ेगा, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है कुछ चीज़ों में, ठीक है, पार्शियली सॉल्वेटेड में। अब कॉन्ट्रैक्टेड आ गए, अब ये कॉन्ट्रैक्शन, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लव मैरिज हो गई है, यहाँ पे अरेंज मैरिज है, यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर लिया कि भाई ठीक है चला तो सही है वरना तो बाय बाय टाटा। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स मिनिमली या बहुत लेसली, क्योंकि उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट करना था ना, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर मिनिमली सराउंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल को। अब सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन जो होता है यहाँ पे वो डोमिनेट करता है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डोमिनेट करेगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन के बीच में। अब साथ ही साथ इसमें जो लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेशन स्टेट्स आ गई। कोई नहीं भूलेगा, मैरिजेस के बारे में तो कोई भूलता भी नहीं है वैसे, हादसा जो है, ठीक है। अब समझ गए पार्शियली, कॉन्ट्रैक्टेड, फुल्ली, कंप्लीटली, सब समझ गए। अब एसोसिएशन पे आते हैं, सॉल्वेशन पूरा हो गया। अब हमारा एसोसिएशन में हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन के अंदर जो इंट्रैक्शन है उसको बताता है, ठीक है। एसोसिएशन समझो हमारा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या जाने वाला है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जब इसके अंदर हैं तो उनके बीच के इंट्रैक्शन भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसके इंट्रैक्शन की वजह से सॉल्युबिलिटी और प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं, ऐसा समझो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक तरीके से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनाएगा, लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, तो उनके बीच में क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो सकेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन आयन पेयरिंग, हमने आयंस की बात की थी कि आयनिक जो सॉल्यूट्स हैं उसमें क्या होता है, आयन के पेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब पेयर्स बनते हैं तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। जो हमारे पोलर सॉल्वेंट हैं वहाँ पे आपको आयन पेयरिंग का थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी के केस में। वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं जहाँ पे इंट्रैक्शन वीक होता है, जैसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में या आप एज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको वीक इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, करेक्ट। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ऐसे क्या क्या क्वांटिटेटिव हमारे अप्रोचेस थे जिसकी वजह से ड्रग की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे जो ड्रग है वो सॉल्युबलाइज होने में प्रॉब्लम आ सकती है या अच्छे से हो सकता है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, साथ ही साथ उसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डिसोल्यूशन अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है? डिसोल्यूशन। कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, जिनकी वजह से क्या होता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ या फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट पड़ते हैं या अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब जैसे हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर और उसकी बात करें साइज की तो उसकी वजह से होती है प्रॉब्लम सॉल्युबिलिटी में। देन पोलैरिटी एंड पीके की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारी जो पोलर ड्रग है या आयनाइज्ड फॉर्म में है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी। अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए थे, अगर नॉन आयनिक होगा तो क्या हो जाता था, वो एग्रीगेशन हो जाता था पोलर में। तो इस तरीके से पोलैरिटी और पीके की बात करें तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल हो पाती है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक आपने इक्वेशन के बारे में सुना होगा, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। हेजलबैच इक्वेशंस के बारे में ये पता चलता है कि किस तरीके से हम आयनाइजेशन का पता कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सबको पता है, आई गेस सबने ही पढ़ा होगा। वो अगर आगे आता है, आगे देखेंगे उसको आएगा ही आएगा वो। ठीक है, पार्टीशन कॉफिशेंट है, पार्टीशन कॉफिशेंट में जो आपका लॉग पी है वो इंडिकेट करता है लाइपोफिलिसिटी को। किसको इंडिकेट करता है, हमारे जो लाइपोफिलिसिटी है ना वो इफेक्ट करेगा एक तरीके से, उसको इंडिकेट भी करता है। जहाँ पे जितना ज़्यादा हायर लॉग पी होगा मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आप ऐसा समझो, अगर आपका लॉग पी हाई है तो क्या होगा, सामने मान के चलो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं कि किस तरीके से क्या अफेक्ट हो रहा है। अब जैसे लाइपोफिलिक सॉल्वेंट है, उसमें आपका क्या होगा, लॉग पी अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, पीएच, ये कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। अगर आप नॉर्मली सोचो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता है ना कि एकदम डिजॉल्व हो जाता है उसका डिसोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा बेटर हो पाता है। सॉल्वेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेगा। और पीएच की बात करें तो पीएच में भी डिफरेंस आता है। फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हैं जिसमें पार्टिकल साइज, सॉलिड स्टेट फॉर्म, एडिटिव एक्सिपिएंट्स, तो ये हमारे फॉर्मुलेशन के फैक्टर्स हैं कि हमारा किस तरीके का फॉर्मुलेशन है जो एक्सटर्नली काम करेगा अच्छे से। अब जैसे देखो, फिजिको केमिकल में हमने मॉलिक्यूलर साइज देखा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, पीके ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। पार्टीशन कोएफिशिएंट लाइपोफिलिसिटी इंडिकेट करता है तो हायर लॉग पी होगा तो हायर सॉल्युबिलिटी होगी लाइपोफिलिक सॉल्वेंट में। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो होता है हमारा जो टेम्परेचर है, तो क्या होगा, जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, जैसे वेंट हॉफ इक्वेशन में होता है। देन सॉल्वेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया आपका, तो उसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा पोलर सब्सटेंस बेटर। हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, लाइक वाइज लाइक, तो लाइक डिसॉल्व लाइक एक तरीके से पढ़ा था ना कि पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा। सेम वही सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। पीएच थोड़ा सा ड्रग की आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। बफरिंग क्या करता है, बफर की वजह से सॉल्युबिलिटी जो पीएच स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली किस पे रिलेट करेगा, आपकी सॉल्युबिलिटी को देखेगा। करेक्ट, समझ गए। फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे आपका जो फॉर्मुलेशन है उसका पार्टिकल साइज क्या है, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज़्यादा जल्दी वो डिसॉल्व होता है। जैसे हमारे नॉइज विटने इक्वेशन में हम देखेंगे सॉलिड स्टेट फॉर्म होता है, जैसे कोई भी एमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म ज़्यादा सॉल्युबल होती है कंपैरेटिवली क्रिस्टलाइन फॉर्म से। अब क्रिस्टलाइन की अगर बात करें तो हमें पता है क्रिस्टलाइन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहता है, उस अरेंजमेंट से बाहर निकलने की वजह से उसको टाइम लगता है। एमॉर्फस नहीं होता है एज ए रेगुलर अरेंजमेंट में, तो वो ईजीली, या आप ऐसे बोलो ऐसा फॉर्म है कि जो ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। एडिटिव एंड एक्सिपिएंट्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका सर्फेक्टेंट्स है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन है या कोसॉल्वेंट है,
इन सब चीज़ों की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आप ऐसा समझो एडिटिव और एक्सीपिएंट्स को कि वो होता है ना कि अगर आप माउंटेन पर हो, धक्का लगा रहे हो, पीछे से कोई एक्स्ट्रा पुश कर दे, तो वो एडिटिव एक्सीपिएंट है कि सॉल्युबिलिटी चल तो रही थी सही से, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एक हाथ लग गया तो ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये फॉर्मुलेशन के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और होता भी है, इट्स नॉर्मल कि हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सीपिएंट्स या कुछ लाइक चीज़ों का, एडिटिव्स का यूज़ करना पड़ता है। अब डिफ्यूजन प्रिंसिपल जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से वर्क करता है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में आपने सुना होगा, चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, हम इसे डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट लॉ है उसमें ये कहता है, ये इसमें बस इतना समझना है कि हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। आप ऐसे मान के चलो हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा, एक हमने पढ़ा था ना लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कुछ याद आया? इस तरीके से मान के चलो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब वहीं पे फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल आता है तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्मूला के थ्रू, J इज द फ्लक्स, D इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड dC अपॉन dx इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इनको साथ में लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लॉ हो जाएगा। फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लॉ ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकंड लॉ कहता है कि हमारा जो डिफ्यूजन है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम। आपका जो डिफ्यूजन है वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगा टाइम के अकॉर्डिंगली, या टाइम टू टाइम वो चेंज करेगा ही करेगा। ऐसे समझो परमेबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, इससे हमारा जो ड्रग डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो ड्रग डिफ्यूज होगी उसका रेट क्या है। ऐसा समझो कितने रेट, ऐसे समझो टाइम के हिसाब से भी अगर देखा जाए या क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, हमारी जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन के पास थ्रू कितने उसमें रेट में हो रही है, तो वो हम परमेबिलिटी कोएफिशिएंट से पता करते हैं। देन आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट आता है जहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है किसी कंपाउंड का, वो एक मिक्सचर में है। आप ऐसा मान के चलो आपका 2 इमिसिबल फेजेस हैं या 2 इमिसिबल फेजेस हैं इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का मिक्सचर में वो पता चलता है, या आप उसका रेशियो पता कर सकते हो किससे, पार्टीशन कोएफिशिएंट से। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन अफेक्ट होता है। हमारा मॉलिक्यूलर साइज है, देन लाइपोफिलिसिटी है, आयनाइजेशन स्टेट है, मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन अफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स थे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब देन हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, की गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है लिक्विड में। अभी तक हमने सॉलिड की लिक्विड में देख ली, लिक्विड की अब लिक्विड में भी देखेंगे आगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब ये देखते हैं कि गैस कैसे सॉल्युबल है या उसकी क्या एक फैक्टर है, कैसे समझा जाए इसको कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी देखी जाती है गैस की लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी जो गैस की है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर। हमारा जो गैस का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे लिक्विड का। एक तरीके से जो गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के पार्शियल प्रेशर पर अबव द लिक्विड। तो ये हमारा हेनरीज लॉ है जो इसको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा। ये समझ गए हेनरीज लॉ कि हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे पता करोगे, कैसे बताओगे कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के गैस अबव द लिक्विड। ठीक है, अब इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इन लिक्विड, कितना कॉन्सेंट्रेशन है गैस का लिक्विड में, फिर ये हमारा हेनरीज लॉस कांस्टेंट आ जाता है जो स्पेसिफिक है गैस सॉल्वेंट पेयर के लिए। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा पार्शियल प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे थे ना, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो क्या करेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा। हायर द प्रेशर इंक्रीजेज द गैस सॉल्युबिलिटी। ऐसा समझो प्रेशर बढ़ेगा या हायर प्रेशर होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे हम साइज की बात करते हैं, यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें उल्टा हो जाता है। हमने क्या देखा था, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बट गैस में उल्टा होता है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है
सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरीके से ऐसे मान के चलो। उल्टा होता है, वाइस वर्सा है, उनसे अलग है थोड़ा सा। आपका गैस और सॉल्वेंट का क्या नेचर है, जैसे गैसेस जो होती हैं उनकी हायर सॉल्युबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, अगर आप कंपेयर करोगे ग्रेटर इंट्रैक्शन के बेसिस में। और ऑफनली क्या होता है, जितना ज़्यादा ग्रेटर इंट्रैक्शन होता है उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, बट एक कंडीशन लगती है कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोलर गैसेज इन पोलर सॉल्वेंट, करेक्ट। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी क्या है लिक्विड की लिक्विड में, हमने अभी गैस की लिक्विड में तो देख ली, बट सॉल्युबिलिटी लिक्विड की लिक्विड में कैसे होती है, इसका है बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका एथेनॉल और वाटर हो गया, उनको साथ में डिसॉल्व करना है तो कैसे होगा। मिक्सिबिलिटी होता है कि जो दो लिक्विड है वो एक प्रॉपर या किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाए, ठीक है। एनी एबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स टू मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में। मिक्सिबिलिटी टाइप्स हैं, जो कंप्लीटली मिक्सिबल है, पार्शियली है, इममिक्सिबल है, सेम वही फंडा लगने वाला है यहाँ पे। अब जो लिक्विड मिक्स है वो सारे प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, जैसे हमारा एथेनॉल और वाटर। लिक्विड मिक्स होता है एक लिमिटेड पोर्शन में या लिमिटेड प्रोपोर्शन होता है, उसी में मिक्स होगा जिसमें दो लेयर बन जाती है एक सर्टेन कंपोजिशन पे। अगर आप देखोगे फिनॉल है या वाटर है, उसमें आपको 2 लेयर्स देखने को मिल जाएंगी कि अगर जरा सा कंपोजिशन इधर उधर हुआ या नहीं, ठीक है। इममिक्सिबल लिक्विड की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑयल इन वाटर फेज, वाटर इन ऑयल फेज। तो लिक्विड जो है वो आपस में मिक्स ही नहीं होते, वो अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है, करेक्ट। ये कंप्लीटली मिक्सिबल है, ये पार्शियली मिक्सिबल है और ये इममिक्सिबल है। अब बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन है कि वो रॉयल्स लॉ को फॉलो करता है अक्रॉस ऑल कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन होंगी वहां पे ये सॉल्यूशन रॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। नो एंथैल्पी चेंज upon mixing, volume of the components are additives, intermolecular forces between unlike molecules are similar to those between the molecules, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले रॉयल्स लॉ एंड रियल सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर भी आएंगे। अब आपका जैसे कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में। हमारा एक सॉल्यूशन है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके एक तरीके से वो प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर था हर कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ था, मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में। अब पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, ठीक है, अब वही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है, देन आपका वेपर प्रेशर आ जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर। ये सारे आपके क्या है, ये फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, जिसके थ्रू हमें समझ सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली सॉल्यूशंस में, कैसे पता चलेगा। अब जैसे रियल सॉल्यूशन है, इसमें डिविएशंस जो मिलेंगी, ठीक है, डिविएशंस है रॉयल्स लॉ से, एक पॉजिटिव डिविएशन है, एक नेगेटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन जो होता है उसके बीच में जब हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जहां मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं है, बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर वीकर, जितने अनलाइक मॉलिक्यूल है, एक नहीं है या एक जैसा नहीं है मॉलिक्यूल, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक रहेगा ही रहेगा कंपैरेटिवली जो लाइक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप ऐसा समझो, जो अगर दो लोग हैं वो एक दूसरे को अगर नहीं पसंद करते तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वैसी नहीं होगी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या मिलता है, हायर टोटल वेपर प्रेशर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉयल्स लॉ। जो हमारा रॉयल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है ना, उससे भी ज़्यादा एक टाइम पे आपको हायर वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका एथेनॉल और हेक्सेन है फॉर एग्जाम्पल, इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, करेक्ट। साथ ही साथ आपको इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस पढ़ना, इक्वेशंस के साथ जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लेना, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूलाज के बारे में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और आपको नोट्स तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वीडियो नोट्स का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, करेक्ट, वहीं से आप उसको ले लेना। नेगेटिव डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, जब हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अनलाइक मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गर होगा, बट क्या होगा कंपैरेटिवली लाइक मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव में समझो कि लाइक का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अनलाइक का बॉन्ड जो है वो वीक होगा,
ठीक है, ये समझ में आ गया, जिसकी वजह से हाई टोटल वेपर प्रेशर रहेगा जो रॉयल्स लॉ प्रिडिक्ट कर रहा है या करने वाला है। नेगेटिव डिविएशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसमें नेगेटिव है भाई, यहाँ अनलाइक वाले एक साथ ज़्यादा अच्छा खासा बॉन्ड बना पा रहे हैं, लाइक वालों के बीच में नहीं इतना बन पा रहा है, तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ऐसे समझो कि जो बिल्कुल ना एक दूसरे को पसंद करें, तो उसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर था वो कम हो जाता है, लोअर होता है रॉयल्स लॉ के प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये समझ गए आप लोग। अब पार्शियली मिसिबल लिक्विड आता है, यहाँ पे दो कोई भी ऐसे लिक्विड है जो डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में बट एक लिमिटेड पॉइंट पर। आप ऐसा समझो, अगर आपके पास 50 ml का कोई सॉल्यूशन है या कोई लिक्विड है और 50 ml का ही दूसरा लिक्विड है, ए बी मान के चलो, अब अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ सॉल्यूबलाइज करोगे या एक दूसरे में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये एक पॉइंट पर तो चाहे डिसॉल्व हो जाए, बट अगर क्या होगा, यहाँ 50 है, यहाँ 75 है, 80 है या 100 है, तो एक पॉइंट के बाद ये भी मना कर देगा। ठीक है, वहाँ पे सेपरेट लेयर्स फॉर्म बन जाती हैं। आप ऐसा सोचो कि एक ऐसी कंसंट्रेशन पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा लिक्विड ने मना कर दिया, हाथ छोड़ दिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा समझो। वो एग्जाम्पल एक ही कैरी ऑन हो गया है इसमें, बट स्टिल समझ गए ना आप लोग, वही काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, उन दो लिक्विड में अगर एक लेवल कंसंट्रेशन से ज़्यादा चला जाता है तो उसमें क्या होगा कि शायद वो दो लेयर फॉर्म करना स्टार्ट कर दें, उसके बाद अपनी लिमिट से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा डिसॉल्व करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे फेज सेपरेशन है, कंसंट्रेशन लिमिट है। एग्जाम्पल, अब फेज सेपरेशन में कुछ कंसंट्रेशन है या कुछ टेम्परेचर है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर पहुँच के, एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच के लिक्विड जो है वो सेपरेट होने लगते हैं दो फेजेस में। ठीक है, अगर एक ही कंसंट्रेशन में एक ही फेज रखनी है तो वो सेम रहेगा, कंसंट्रेशन लिमिट आ जाती है। जो लिमिट है मिसिबिलिटी की वो डिफाइन होती है हमारे सॉल्युबिलिटी कर्व से। किससे डिफाइन होती है? सॉल्युबिलिटी कर्व से। इसमें कॉन्सेंट्रेशन लिमिट की अगर बात करें, जो लिमिट है मिसिबिलिटी की उसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी कर्व से। बट सॉल्युबिलिटी कर्व भी किसी पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्युबिलिटी कर्व हमारा डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर पे और साथ ही साथ प्रेशर पर डिपेंड करता है। आपकी फॉर एग्जांपल जैसे वाटर एंड फिनॉल है, ठीक है, करेक्ट, वाटर एंड निकोटीन है, डाइथाइल ईथर एंड वाटर है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एग्जाम्पल है हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड के। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं ना इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सेलेक्टिव सॉल्वेंट को हमें यूज़ करना पड़ता है। फूड बेवरेजेस में जब इमल्शन स्टेबिलिटी देखते हैं प्रोडक्ट्स में, जो लाइक सैलेड ड्रेसिंग है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सॉल्वेंट का देखना पड़ता है मिसिबिलिटी भी, क्योंकि वहाँ इमल्शन है ना, तो उसकी स्टेबलाइज करना है, उसको संभाल के रखना है। देन एनालिटिकल टेक केमिस्ट्री है जो हेल्प करेगा कंपाउंड की सेपरेशन पर। ठीक है, वो किस में हेल्प करेगा? कंपाउंड के सेपरेशन पर। बट डिफरेंस क्या है या किस चीज़ पे बेस करेगा? वो बेस करता है हमारे सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस पर। अब आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड फुल्ली मिसिबल हो जाते हैं, ठीक है, या फुल्ली इमिसिबल हो सकते हैं। आप ऐसा समझो, एक ऐसा टेम्परेचर, आपका एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट आएगा, ऐसा होता है ना कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो, या तो आप कुछ कर गुजरने वाली रखते हो हिम्मत, या फिर बिल्कुल डूब जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। सेम वैसा ही है कि एक ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे पार्शियली मिसिबल लिक्विड या तो फुल्ली मिसिबल हो जाएगा या फुल्ली इमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर के नीचे अगर अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से नीचे आया तो लिक्विड जो है वो हमारा कंप्लीटली मिसिबल है, और अगर इस टेम्परेचर से ऊपर गया तो हमारा जो लिक्विड है वो कंप्लीटली यहाँ इमिसिबल आएगा। दोनों कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो मिसिबल होगा या इमिसिबल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जैसे आपका फेज ट्रांजिशन पॉइंट है, वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। एक टेम्परेचर ऐसे जिसमें हमारा जो नेचर है मिसिबिलिटी, एक तरीके से लिक्विड का जो नेचर है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। वो होता है ना कि यार भाई इसके तो अचानक से बड़े दिमाग बढ़ गए हैं या एकदम बदल गए, तो यहाँ पे वो है कि एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पे मिसिबिलिटी या जो नेचर है मिसिबिलिटी का वो चेंज हो जाता है ड्रामेटिकली। डिपेंडेंसी आता है,
अब देखो हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के नेचर पर, या प्रेशर का नेचर क्या है, प्रेजेंस है कि नहीं सॉल्यूट का, जो दूसरा सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है, तो चांसेस है कि CST जो है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका ट्राइथाइलएमाइन है, वाटर है जो शो करता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बिहेवियर शो करेगा, बट वहीं पे आपका अगर निकोटीन और वाटर की बात करो तो वो क्या शो करेगा, आपका लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, करेक्ट। अब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन में क्या होता है, कोई थर्मो सेंसिटिव पॉलीमर है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा रिस्पॉन्सिव है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तब हम यूज करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस लाइक सॉल्वेंट रिकवरी, तो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हमें बहुत ही असेंशियल या बहुत ही एक ऐसा नया मटेरियल सिंथेसाइज करना है और उसके लिए हमें कुछ डिजायर्ड थर्मल प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, तब हम उसको यूज करते हैं। ये CST के बारे में था। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सुना है किसी ने, तो शायद नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में भी सुना होगा, किसी ने क्या, सबने ही सुना है ऑलमोस्ट। तो ये कहता है एक सॉल्यूट है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखा गया है, या उसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो रेशियो है या उसका जो कंसंट्रेशन रेशियो है दो सॉल्वेंट का, वो एक तरीके से कांस्टेंट है या नहीं। ऐसे मान के चलो आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका मान के क्या मतलब समझ लो, इमेजिन कर लो, सॉल्वेंट है दो इमिसिबल, ठीक है, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट है जिसमें क्या करने वाले हैं, हम अपना सॉल्यूट डालने वाले हैं। सॉल्यूट डालने के बाद क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ रहेगा, जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन का दो सॉल्वेंट में वो कांस्टेंट रहने ही वाला है, सॉल्यूट A अपॉन सॉल्यूट B इज इक्वल टू KD। तो मतलब क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली की मतलब सेम ही है। अब KD है जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है या पार्टीशन कोएफिशिएंट मान के चलो। अब कुछ अजम्पशन ऐसे हैं कि सॉल्यूट रिएक्ट नहीं करता किसी भी सॉल्वेंट से केमिकली, ठीक है, द सॉल्यूट डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद एनी ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट एग्जिस्ट करता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों सॉल्वेंट में, सिस्टम जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जो सॉल्वेंट्स हैं वो इमिसिबल हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये अजम्पशंस हैं, ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। बस एक हमको पता रहना चाहिए कि क्या है लिमिटेशन, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। देखो केमिकल चेंज, अगर सॉल्यूट रिएक्ट करने लगता है केमिकली या अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है सॉल्वेंट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं लगेगा। वो होता है ना कि इंसान अगर अपनी फितरत बदलने लगे तो उसको छोड़ देना चाहिए, या उसको उस पे वो बात लगती नहीं है जो लगनी चाहिए नॉर्मली लोगों पर। अब केमिकल चेंजेस में भी सॉल्यूट रिएक्ट करेगा तो उस पे ये लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। फिर सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, वहाँ पे क्या होता है, अगर स्लाइटली या स्लाइट मिसिबिलिटी आती है सॉल्वेंट के बीच में तो क्या होता है, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट को अफेक्ट करती है। अगर जो हमारा सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में अगर मिसिबिलिटी थोड़ी सी आती है या मिसिबिलिटी सॉल्वेंट्स के बीच में आएगी तो क्या होगा, आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो अफेक्ट होगा। फिर टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में। अब जब आपके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, आपका जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो अफेक्ट होता है। अब उसकी ऑल्टर होगा, ऊपर नीचे होगा तो नॉर्मल सी बात है, जब ऑल्टर हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस है, जैसे हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से सॉल्यूट सैचुरेशन या सेल्फ इंट्रैक्शन जो है वो एक तरीके से डिविएटिंग बिहेवियर शो करेगा, या जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर था ना उससे डिविएट हो जाएगा। फिजिकल फॉर्म वेरिएशंस, उसमें डिफरेंसेस आते हैं सॉल्यूट आयनाइजेशन में, या फिर आपका जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट्स के बीच में वो इम्पैक्ट रखता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे लिमिटेशंस आते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस हैं, अब एप्लीकेशन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका ड्रग डिज़ाइन है या फार्माकोकाइनेटिक है, जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी कंपार्टमेंट के बेसिस पर
पर, या किस तरीके से वो क्या इम्पैक्ट रखेगा डोजिंग पर, साथ ही साथ कैसा इम्पैक्ट आएगा डिलीवरी पर, वो आ जाता है। सेकंड आपका एनवायरमेंटल साइंस है, वो हेल्प आउट करता है कि जो पॉल्यूटेंट का मूवमेंट है उसको प्रिडिक्ट करने में। अब जैसे कुछ फेजेस हैं लाइक वाटर एंड ऑयल के बीच में जो हमारे पॉल्यूटेंट का मूवमेंट होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करेगा, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगा सकते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में गाइड करता है कि आप एक गाइड द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से क्या होता है एक एफिशिएंट कंपाउंड एक्सट्रैक्शन है केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। फोर्थ आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो बेसिस है सॉल्वेंट चॉइस। जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सेपरेशन है एनालाइट्स का वो प्रॉपरली हो पाए या ऑप्टिमाइज कर सकें। फूड इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस होती है बाय प्रिडिक्टिंग हाउ एडिटिव्स डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन डिफरेंट फेजेस। तो ये पता चलता है या ये हमें आइडिया लग जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहाँ कहाँ या किस किस जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये हमने बेसिक पढ़ा था। क्या था बेसिक में हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, नॉट सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमने इंट्रैक्शंस देखे थे, लिक्विड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, गैस एंड लिक्विड इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें थी। यही हमें बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, आगे जो हमारे लॉज या हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, लॉ जितने भी हैं, तो हमें ईजी रहेगा कि एटलीस्ट ये वर्क कैसे करते हैं। ओके, करेक्ट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।